So now we'll start with the art and culture. Okay. In art and culture, we today start with the classical music. Earlier, we have seen the classical dances. Okay. इसके साथ ही आप लोगों को ये चीज एक खुद से पढ़ लेना आप लोग, मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा. ओके. अगेन सीसीआरटी से ही है. एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था परफॉर्मिंग आर्ट्स का, जैसे कि आप ये ओपन करते हो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द रिसोर्सेज. ओके. तो आपको ये पेज ओपन होगा वहां पे. इसमें आपको रीड क्या करना है कि इसमें देखो ये सब चीजें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है परफॉर्मिंग आर्ट्स का. और एक पेज आप खुद से रीड कर लेना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ. आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये पैराग्राफ. इसमें कुछ लोग जस्ट अ सेकंड. आई होप दैट यू आर गेटिंग माय वॉइस नाउ. इसमें क्या करना है आपको कि ये जो लोकल डांसेस हैं ये आपको कवर करने हैं. ओके. जैसे गिद्दा कहाँ पर होता है, गरबा, डांडिया रास, घूमर, लवानी, नौटंकी, जतरा, यक्षगंगा, थियम, भवाई, लाजिम और क्लारीपट्टू, चाहू डांस. ये सारे सारे आपको नाम याद करने हैं. ओके. तो ये कुछ इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, ये आप थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना. कुछ और भी इंफॉर्मेशन इस पेज पे आपको मिलती है तो वो भी आप तैयार कर लेना. ओके. नाउ टुडे वी स्टार्ट with the music. We will start with हिंदुस्तानी म्यूजिक. तो दो तरह के क्लासिकल म्यूजिक है, जैसे कि हम लोगों ने बात भी की थी. दो तरह क्लासिकल म्यूजिक है. वन इज हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड अदर इज द कार्नेटिक म्यूजिक. So we'll start with the Hindustani music. It's little difficult to read this music, classical music, because obviously we are not expert on music. Okay, but still we will try to decode. Okay, for our at least for our examination point of view, जो भी चीजें important हो सकती है हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे इसमें से. So this is an introduction that throughout the ages, person want to express himself, and he expressed himself by various means of arts. और वो क्या हो सकते थे? पेंटिंग्स हो सकती थी, डांस हो सकता था, या म्यूजिक हो सकता था. So these are the various means which human or mankind used to express himself. तो इस तरह से उसने एक म्यूजिक का भी यूज किया. Now we'll read about the Hindustani music. In spite of such a variety of cultural interactions, our music has remained essentially melodic. Okay. तो हमारा जो म्यूजिक है वो एनिशियंट टाइम से डेवलप होता आ रहा है. ओके. एंड इट हैज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस अदर सोर्सेज आल्सो. काफी और जगह से भी ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ है. ओके. एंड इन मेलोडी, जो हमारा जो म्यूजिक था वो मेलोडिक था. ओके. एंड नाउ व्हाट इज मेलोडी? मेलोडी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग बोलते भी हैं कि इस पर्सन, जैसे मॉडर्न जमाने में बोलते हैं आजकल हम, जो भी सिंगर है इसकी मेलोडी काफी अच्छी है सिंगर की. ओके. इसकी आवाज में मेलोडी, इस तरह से हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं. इट्स वॉइस इज वेरी मेलोडिक. व्हाट इज दिस मेलोडी? सो मेलोडी आल्सो ट्यून, voice or line is a linear succession of musical tones that our listener perceives as a single entity. Okay. तो होता क्या कि जैसे कि एक गाना गाते टाइम एक सिंगर बहुत सारे टोन्स को यूज करता है, बहुत सारे पोजेस देता है, बहुत सारे
पिचेस को चेंज करता है, लेकिन उसके बाद भी वो एक सिंगल लाइन, एक सिंगल फ्लो में लाइन आती है। ओके, दैट मीन्स दिस इज अ फ्लो, मेलोडी काइंड ऑफ फ्लो है सिंगिंग में, सो यू कैन से दैट इज अ मेलोडी। तो एक सिंगल एंटिटी में लगती है इतने सारे नोट्स को चेंज करने के बाद भी। So एंड please repeat it. Voice is not clear. वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, तो मैं ये बोल रहा था मेलोडी क्या है, दैट melody is basically related to the singing, obviously, as we know. Now is my voice is clear? Is it clear now, my voice? Yes. Okay, Yes. Yes. okay. So what we are saying that जब म्यूजिशियन गाता है तो उस टाइम बीच में काफी अपने टोन चेंज करता है, नोट्स चेंज करता है, नोट्स मतलब हाई पिच से लो पिच फ्रीक्वेंसी चेंज करता है अपनी वॉइस की। ओके, even after taking so much pauses or changing the frequency of the music, that singing is kind of a uniform. Just a second. I think there was a connection problem. Okay. So even after taking so much pauses and so much change in frequency, still that singing is in a uniform entity or single entity, and that is called melody. So melody can be understood by we can take it as a flow of music. Okay, जैसे कि फ्लो में यदि कोई गाता है तो उसको मेलोडी बोलते हैं। So now, in fact, इस बारे में देखा भी आपको, देखो, making for a continued unity of effect, whereas in harmony musical sounds are superimposed in one another. Our classical music has retained its melodic quality. Today we recognize two systems of classical music. One is Hindustani and other is the Carnatic. Carnatic music is confined to Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Kerala. The classical music of the rest of the country goes under the name Hindustani classical music. यदि आप लोगों के बीच में कभी साउंड क्लियर ना है तो प्लीज बता देना आप लोग। ओके, so we are discussing that there are two separate kind of classical music. One is Hindustani and other is the Carnatic. Carnatic music is confined to the 4 states: Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Kerala. तो ये याद रखना आप लोगों को, कार्नेटिक म्यूजिक ये सिर्फ 4 स्टेट्स में ही यूज होता है, और जो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, बाकी जितने पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं, उनके वहां पर हिंदुस्तानी म्यूजिक यूज होता है। So the classical music of the rest of the countries goes under the name Hindustani classic music. Of course, there are some areas in Karnataka and Andhra where the Hindustani classic is also practiced. Karnataka has given us in the recent past some very distinguished musicians of the Hindustani style. और 2 स्टेट एक ऐसे भी हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूजिक भी यूज होता है। Okay? It is generally believed that the music of India was more or less uniform before the 13th century. Later, it bifurcated into 2 musical systems. Okay? तो हम पहले ये कहना चाह रहे हैं कि 13th सेंचुरी से पहले एक ही म्यूजिकल सिस्टम होता था इंडिया का, एनिशिएंट, लेकिन बाद में बाइफरकेट हो गया, एंड देन इट बिकेम द हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक।
The present Indian music has grown from ancient times. Almost every tribe of people have lent their own share in its growth. तो इसमें हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, whether it is a tribal areas, whether it is a local areas, music को डेवलपमेंट करने के लिए हर किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. Whatever therefore we now call a rag might have started as a tribal or folk tune. जिसको हम लोग आज राग बोलते हैं, ये मे भी कोई ट्राइबल और फोक ट्यून से इमर्ज हुआ. Now what is rag? Rags are derived from scales. Rags are derived from scales. अभी आप लोग पूछोगे कि स्केल क्या है. ऑब्वियसली राग को समझने के लिए स्केल समझना पड़ेगा, और स्केल को समझने के लिए समझना पड़ेगा नोट्स. ओके, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको फटाफट से बता देता हूँ. सो एक ऑक्टेव होता है, देयर आर 12 नोट्स. अब इसको थोड़ा डिटेल भी आएगी आपके इसके आगे. ओके, देयर आर 12 नोट्स. इस 12 नोट्स के ऑक्टेव को 12 नोट्स का यूज करते हुए हम लोग बेसिकली स्केल बनाते हैं. एक तो इस एक स्केल में मल्टीपल नोट्स होते हैं. ओके, इन 12 नोट्स में से कुछ नोट्स लेके हम लोग एक स्केल बनाते हैं. ओके, और फिर a scale is a musical theme created by choosing a specific set of notes from within these 12 notes. Okay, तो 12 notes में से कुछ notes लेके हम एक scale बनाते हैं. A scale is a just prescribed set of notes. So long as you use only those notes, you can do whatever you want within them. A rag is a bit more specific. Within the framework of the scale, the ascending and descending scales, जिसको कि ascending को बोलते हैं आरोह and descending को बोलते हैं अवरोह. ओके, आरोही टर्म और अवरोही टर्म हम लोग आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा हो, जो भी हिंदी मीडियम से हो. तो उसमें अरेंज स्केल्स को किया जाता है. देन these scales, some specific scales, or you can say that some standardized scales are called rags. So rags scale से मिलके बनते हैं. ओके, and some standardized scales are called rags. Some specific scales are called rags, and scales are formed out of notes, and there are altogether 12 notes out of which scales are formed. So it is usual to begin with the history of Indian music with the melodic patterns of Vedic chanting. तो यहाँ पर कुछ बता रखा है कि ऋग्वेदा में मेंशन्ड है म्यूजिक, ऋग्वेदा में मेंशन्ड है. इनफैक्ट यजुर्वेदा में मेंशन्ड है रिलीजियस चैंट्स वहाँ पर डिस्कस होते हैं, रिचुअल्स डिस्कस होते हैं. ओके, यजुर्वेदा में. The non-Aryan people also have their own art. For example, संथाल म्यूजिक, ये एक तरह से लोकली डेवलप किया गया म्यूजिक था, संथाल म्यूजिक. ओके, जैसे कि डांस का हम लोगों ने पढ़ा था कि द बेसिक बुक ऑफ डांस वाज द नाट्य शास्त्र ऑफ भारत, where we could found the detail of the various dance forms, or you can say the techniques of dance. Likewise, for music also, we can found some detail of music in the Natya Shastra of Bharat, जिसको हम already पढ़ चुके हैं. that Natya Shastra of Bharat was developed between the 2nd century BC and the 2nd century AD. Some scholars are even doubtful whether it is the work of one author, and the work might well have been a compendium, at least the version which is available to us. तो कुछ लोग ये डाउट भी करते हैं कि एक ही पर्सन ने ये लिखा है या बाद में इसका कंपाइलेशन किया गया और बाद में और भी इसमें कुछ ऐड हुआ मटेरियल. The Natya Shastra is a comprehensive work mainly dealing with the dramaturgy, but a few chapters of this deal with the music. वैसे तो ड्रामा की बात करता है ये नाट्य शास्त्र ऑफ भारत, जैसे नाट्य से नाम से पता लग रहा है कि द नाट्य मीन्स ड्रामा. वैसे ड्रामा बुक है ये, पर इसे कुछ चैप्टर्स म्यूजिक के ऊपर भी दिए गए हैं. Therein we get information on scales. इस नाट्य शास्त्र से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है स्केल्स की, मेलोडी की, ताल की और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की. We then contemporary music recognized 2 standard scales. तो नाट्य शास्त्र बोलता था कि जब एनिशिएंट इंडिया में 2 स्केल्स फेमस थे, 2 स्टैंडर्ड स्केल्स थे. स्टैंडर्ड स्केल्स, इनफैक्ट नॉट स्केल्स, स्टैंडर्ड स्केल्स. और वो 2 स्टैंडर्ड स्केल्स को क्या बोला जाता था? ग्रामास. उन 2 स्टैंडर्ड स्केल्स को बोला जाता था ग्रामास. ओके,
And the word grama is itself perhaps derivable from the idea of group or sect. जैसे ग्राम का लिटरल मीनिंग होता है गांव, विलेज, ओके। तो एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल को विलेज बोला जाता था, ओके, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल रहता है उसको विलेज बोला जाता है। इसी तरह से यदि ग्रुप ऑफ स्वर्स या नोट्स किसी पर्टिकुलर म्यूजिक में है तो उसको बेसिकली ग्रामा बोला जाता था। तो वहीं से इसका मीनिंग लिया गया था कि जैसे स्केल जो होता है, स्केल का मतलब ग्रुप ऑफ नोट्स को स्केल बोला जाता है। अब दो स्टैंडर्ड ऐसे स्केल थे जिनको बोला जाता है ग्रामा, और वो दो स्टैंडर्ड ग्रामा क्या थे, वो दो स्टैंडर्ड स्केल कौन से थे जिनको ग्रामा बोला गया था नाट्यशास्त्र में? दिस वाज द शाजिदा ग्रामा एंड अदर वाज द मध्यम ग्राम। तो ये दो ग्राम थे। थोड़ा सा आपको लग सकता है, थोड़ा सा टफ लग सकता है ये पढ़ना, ओके, बिकॉज इट इज ए टफ, ओके, बट स्टिल हमारे एग्जामिनेशन में ये सब चीजें हैं तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां तक हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में कुछ चीज छूटे ना, ओके। तो दो स्टैंडर्ड जो ग्राम थे, एंड ग्राम इज नथिंग बट द टू स्टैंडर्ड स्केल्स व्हिच आर कॉल्ड द ग्रामा। तो जो दो स्टैंडर्ड स्केल्स थे या ग्रामास थे जो नाट्यशास्त्र में इसका जिक्र हुआ है, वो है सजिदा ग्रामा एंड द मध्यम ग्रामा। एंड जब ये सारे गमा पा ये जो हम यूज करते हैं ये सारे क्या स्वर्स हैं या नोट्स हैं, ओके। तो ये सजिदा ग्रामा, ये देखो ये सा नोट है, सा, सजिदा को इस शॉर्ट में सा बोलते हैं, एंड मध्यम ग्रामा इसको शॉर्ट में मा बोलते हैं, मा, ओके। तो जो दो स्टैंडर्ड स्केल थे वो थे, या स्टैंडर्ड जो ग्रामा थे जो भारतनाट्यम में नाट्यशास्त्र में जो इसको मेंशन्ड है, दैट इज सजिदा ग्रामा एंड दी मध्यम ग्रामा। एंड दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों ग्रामास में डिफरेंट क्या था? इनमें सिर्फ एक नोट का डिफरेंस था, पा का, क्योंकि पा की पोजीशन अलग थी। सजिदा में और मध्यम ग्रामा में दोनों में डिफरेंस ये था कि पा दोनों अलग अलग जगह पर सिचुएटेड है, बाकी सारा स्केल सेम था। To speak more accurately, we say that pancham, this pancham note, yes, स्वर, नोट को स्वर बोला जाता है, याद रखना, नोट्स और स्वर एक ही चीज है। So this pancham in madhyam grama was one shruti lower than the pancham in the sajda grama. तो पंचम इन मध्यम ग्रामा एक श्रुति कम था सजिदा ग्रामा से। अब बात आई थी श्रुति क्या है, ओके। तो श्रुति को भी समझ लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ श्रुति। श्रुति इज ए डिफरेंस बिटवीन द वेरियस कॉन्सिक्यूटिव पिचेस, और पिचेस का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी को पिचेस बोलते हैं, ओके। कॉन्सिक्यूटिव, जैसे मतलब हारमोनियम में भी आप लोगों ने देखा हो, उसमें व्हाइट से होते हैं हारमोनियम बजाने के लिए, कुछ बीच में ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक वो नोट्स होते हैं, सारे गमा पा वाले वो नोट्स होते हैं, वो ब्लैक होते हैं, ब्लैक कलर में बने होते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है वो हारमोनियम का, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, हर नोट की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, किसी की 480 हर्ट्ज होगी, किसी की 320, इस तरह से अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तो उसी को पिचेस बोलते हैं हम लोग। सो श्रुति इज ए डिफरेंस बिटवीन वेरियस कॉन्सिक्यूटिव पिचेस। तो मतलब कॉन्सिक्यूटिव फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस को श्रुति बोला जाता है विद इन ए ग्रामा और स्केल। For all practical purposes, they are said to be 22. तो practical purposes के लिए 22 श्रुतिज होती है, याद रखना, पर 22 फिगर याद रखना, 22 श्रुतिज होती है। This is only as far as practical enumeration is concerned. Just as we would say that there are, वैसे तो infinite श्रुति हो सकती है, यदि हम बोलें, in reality there could be infinite श्रुतिज, कितने भी डिफरेंस हम लेके श्रुतिज बना सकते हैं, कितने फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को लेके, but for practical purposes there are 22 श्रुतिज। Just we would say that there are 7 notes in the octave in the सप्तक, जिस तरह से हम सप्तक में 7 notes बोलते हैं, ओके, और 5 एक्स्ट्रा नोट होते हैं तो 12 notes बन जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक वर्ड फाइल भी मेरे पास जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे, सा गामा और मा गामा को, कई हम बोले सजिदा गामा को या मध्यम गामा को समझने की कोशिश करेंगे। इट्स अ लिटिल टिपिकल। Obviously, I'm not expert in music, but yes, still I have tried to collect information, okay, to explain you. So, Bharat in the Natyashastra has described 22 Shruti, जैसे हमने पढ़ा था। भारत ने 22 Shrutis की बात की थी, but in reality there could be infinite Shrutis, okay? But Natyashastra में 22 Shruti की बात की गई, और microtones in an octave from Sajida
तो तार सजदा देर आर 22 श्रुतिज इन ऑर्डर 3 to 4, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये 2 ग्राम है, एक सजदा ग्राम है और एक मध्यम ग्राम है। अब ये मान लो एक हारमोनियम पड़ा हुआ है, फर्ज करो ये हारमोनियम है, इसकी 22 कीज है, ऐसा ले लो इसको, ये 22 कीज है। ये जो है ये ब्लैक कीज है फर्ज करो, और ये व्हाइट कीज है, इसको ऐसे ले लो आप, ठीक है। अभी मान लो फोर्थ ब्लैक की के ऊपर सा पड़ा हुआ है, देखो मध्यम ग्राम में भी सा पड़ा हुआ है, साथ में री पड़ा हुआ है, यहाँ पर रे पड़ा हुआ है, यहाँ पर गा पड़ा हुआ है, यहाँ पर गा पड़ा हुआ है, माँ माँ 13th पे। सिर्फ फर्क कहां पर आ रहा है, पा पे, पंचम, पंचम नोट। तो जो पंचम नोट है ये मध्यम में 16 पोजीशन पे है, और पंचम नोट सजदा में 17 पोजीशन पे है। अगेन धा 20 पे, नी 22 पे। तो ये 2 स्टैंडर्ड स्केल जिनको भी ग्राम बोला जाता है, ये दिए थे नाट्य शास्त्र, जिनको कि सजदा ग्राम बोला जाता है और मध्यम ग्राम बोला जाता है, या शॉर्ट में ही बोला जाता है सा ग्राम और मा ग्राम। अब देखो दोनों में 22 श्रुति से निकल कर आएंगे। ये देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। सा आने में चौथी की पर सा है, तो डिफरेंस इज 4s, इसको 4s बोला जाता है। फिर 4 से 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो उसको 3r बोलेंगे। फिर 2 का डिफरेंस है तो 2g बोला जाता है। इस तरह से ये सारा लिखा हुआ स्केल। अब इस स्केल में ये जो 4, 3 और 2 ये डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ऑफ स्केल्स। ये देखो 4 का डिफरेंस था 0 से 4, फिर 3 का डिफरेंस आ गया, इसी को डिफरेंस को श्रुति बोलते हैं। ओके, टोटल श्रुति कितनी हो जाएंगी, 4 + 3 + 2 + 4 + 4 + 3 + 2, 22 आ जाएंगे। इसी तरह से इसमें सम करोगे आप यदि, तो 22 सम आ जाएगा मध्यम ग्राम में। तो दोनों ग्राम में 22 श्रुतिज आती है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंस बिटवीन द पिचेस। सो ये आपको श्रुति और ग्राम को समझाने के लिए था। मैक्सिमम लोग उसको पढ़ के नहीं जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, ऑब्वियसली इस डिटेल में कोई नहीं पढ़ता, बट स्टिल किसी को याद है कुछ क्वेश्चन इस तरह के आए हो हिंदुस्तानी म्यूजिक और या कार्नेटिक म्यूजिक के पास्ट ईयर्स में? लास्ट क्वेश्चन कब आया था? Anybody remembers anything? Do you have attended prelim exams? तो डांस के ऊपर तो काफी क्वेश्चन आ चुके हैं पास्ट कुछ सालों से, लेकिन अभी जो जैसे कि देखो म्यूजिक के ऊपर क्वेश्चन इतने ज्यादा आए नहीं है। ओके, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक के ऊपर इतने क्वेश्चन आए नहीं, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो काफी इजी आएगा। पहले बार में क्वेश्चन आएंगे जो नए नए क्वेश्चन आएंगे, जैसे श्रुति का पूछ लिया। श्रुति मींस डिफरेंस बिटवीन द वेरियस पिचेस, consecutive pitches in the grammar scale. ग्रामर क्या है, ग्रामर मींस 2 स्टैंडर्ड स्केल। नाट्यशास्त्र में कितने ग्रामर की बात की गई थी, 2, यस, सजदा ग्रामर एंड मध्यम ग्रामर, 2 ग्रामर की बात की गई। दोनों में डिफरेंस क्या है, सजदा ग्रामर मध्य ग्रामर में? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पंचम। ओके, तो मध्यम ग्रामर में जो पंचम है वो एक प्लेस लेस के ऊपर। ओके, जस्ट तो ये चीज है। आगे चलते हैं हम लोग। अब भारत के टाइम में क्या था, getting back to grammars in Bharat's time, there were 2 with 7 notes each. Bharat also mentioned 2 other notes. तो 7 जो सुर है, 7 स्वर हैं, जो 7 नोट हैं, that are the सारे गमा पा whatever, पता नहीं सारे गमा नी तक जो 7 स्वर हैं, उसके अलावा 2 स्वर इसने और दिए थे नाट्य शास्त्र में। That is the अंतरा गंधारा and other is the काली निषाद, 2 स्वर और दिए गए थे। ओके, these are the subsidiary और secondary swars या नोट्स जो इसने दिए थे नाट्य शास्त्र में। Now from each grama subsidiary scales are derived. These are called murachans. तो स्केल्स इन स्टैंडर्ड स्केल्स के अलावा जिनको ग्राम बोला जाता है, कुछ सब्सिडियरी स्केल्स भी डिराइव किए थे। ओके, आई थिंक किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो आप लोग। ओके, सो इन ग्रामर्स के अलावा जो स्टैंडर्ड स्केल्स हैं, इसके अलावा सब्सिडियरी स्केल्स कुछ और दिए गए थे, एंड दीज सब्सिडियरी स्केल्स आर कॉल्ड मुराचंस। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मुराचंस, तो मुराचंस क्या है, बेसिकली सब्सिडियरी स्केल्स। The notes are played or sung in descending manner. These are 7 basic notes in scale. Hence, there can be 7 murchans. Okay. It is possible to show that there could be a 64 murchans derivable from the 2 grammas. इन 2 ग्रामर्स से हम लोग बेसिकली 64 murchans डेवलप कर सकते हैं। Okay. एंड इसके अलावा कुछ एक पर्सन का नाम भी लिखा हुआ है, दैट
In approximately the 13th century AD, Shrangdev, whose forefathers technical terms such as grammas and murchans. He also described technical terms such as grammar and murchans. So just a second. Whose forefathers hailed from Kashmir, settled in South India, and wrote his monumental Sangeeta Ratnakara. तो श्रृंगदेव ने कौन सी बुक लिखी? संगीता रत्नाकरा. उस संगीता रत्नाकरा में इस ग्रामर और जो मूर्छांश के बारे में बात हुई है. तो ये बुक का नाम सारे याद रखने आप लोगों ने कि संगीता रत्नाकरा किसने लिखी थी. जैसे गीता गोविंदा देखा था हमने, जयदेव ने लिखी थी. इसी तरह से संगीता रत्नाकरा लिखी थी श्रृंगदेव ने, जहां पर उन्होंने ग्राम्स की बात की और मूर्छांश की बात की. Grams are the two standard scales and murchans are the subsidiary scales. दोनों में डिफरेंस चाहिए. ओके, मतलब स्केल से फिर दोबारा से सब्सिडियरी स्केल्स डेवलप करना. मतलब ग्रामर्स हमने डेवलप कर ली, ये स्टैंडर्ड स्केल्स है. इनके अंदर कुछ अपने इसी के अंदर से हमने सब्सिडियरी स्केल्स डेवलप की हैं, तो दैट इज मूर्छांश. ओके, the standard scales were still the same, but whereas Bharat mentions two auxiliary swords, the number of and definition vary different in medieval times. दो auxiliary scales इसको बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया, इनको auxiliary scales बोलते हैं. Standard 7 scales हमें पता ही है, जैसे षजता मीन्स सा, मध्यम मीन्स बा, पंचम मीन्स पा. इस तरह से दो auxiliary scale दिए थे, secondary scale दिए थे, that भारत ने नाट्य शास्त्र, अंतरा, गंधारा एंड तत्कालीन निषाद, इसको सब्सिडियरी स्केल्स और ऑक्सिलरी स्वर्स भी बोला जाता है. ओके, सॉरी, ये स्केल्स में बोल रहा हूँ, ये नोट्स दिए थे, 2 डिफरेंट नोट दिए थे. ओके, 7 नोट्स के अलावा. तो इन दो स्वर्स को बोला जाता है ऑक्सिलरी स्वर्स. यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ और आपके ऊपर से निकलता जाए सब कुछ. यस, Yes, sir. okay. Yeah, it's little typical to understand. Okay, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डीप में भी नहीं जाना. ऑब्वियसली म्यूजिक तो पूरा लर्न नहीं कर सकते. क्लासिकल म्यूजिक इट्स वेरी टफ. ओके, क्लासिकल म्यूजिक अभी बचा भी नहीं है, आपको बताऊं मैं. अभी ये जो क्लासिकल म्यूजिक पढ़ रहे हैं ये लोग कोई फॉलो नहीं करता अभी इसको. ओके, जो नाट्य शास्त्र क्लासिकल म्यूजिक है उसको कोई भी फॉलो नहीं करता आज के टाइम में. इसके बाद में इवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद इसमें काफी नई चीजें आ गई हैं और ओरिजिनल नाट्य शास्त्र का म्यूजिक कोई भी फॉलो नहीं करता. सो ऑब्वियसली जब कोई फॉलो नहीं करता उसको एक्सप्लेन करना काफी टफ है अभी. बट स्टिल हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इसलिए हम उसको क्या करना पड़ेगा. So the whole scheme, what is often called the modern music, seems too strange to us now, but there is no doubting the fact that it is very highly advanced and is scientific. अभी ये म्यूजिक हम लोग कहते हैं कि हम लोग को अजीब लग रहा है, जैसे कि मैं आप लोग बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल वही अजीब लग रहा हो, लेकिन उस टाइम ये कुछ में शक नहीं है, डाउट नहीं है कि उस टाइम ये सबसे एडवांस और साइंटिफिक म्यूजिक था. From about the 11th century, music from Central and West Asia began to influence our music tradition. Gradually, this influence took a deeper root, and many changes took place. Of these, important as one is disappearance of grammars and murchans. तो बोलते हैं कि 11th century के बाद ये grammars और murchans disappear होने लगे. तो grammars और murchans जो पहले बनाए गए थे वो disappear होने लगे. And sometimes around about the 15th century, this process of change became manifest. The grammar system became obsolete. The concept of Mela and Thatta. तो पहले तो क्या होता कि ये 2 ग्रामर थे. ओके, तो उनमें से बेसिकली उनमें धीरे डिस्पेयर होने लगे और एक नए एस्टैब्लिश होने लगे. दैट नया कंसेप्ट एस्टैब्लिश हो गया, दैट इज द मेला और थाटा. तो उस ग्रामर की जगह क्या यूज होने लग गया? मेला और थाटा. और ये ग्रामर जो नाट्यशास्त्र में जो मेंशन थे 2 स्केल्स, दैट वर डिसअपीयर्ड आफ्टर द 11th century. ओके, एंड आफ्टर 15th century द मेला एंड थाटा took the place of the grammar. In this, there is only one standard scale. All known notes are referred to a common note sa. तो पहले 2 standard scale थे, 2 grammar थे. Okay, that is the sa grammar and मध्यम grammar, और सजता grammar और मध्यम grammar, sa grammar और ma grammar. लेकिन मेला और थाटा जो डेवलप हुआ, इसमें सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड स्केल था, that was the sa scale. ओके, ये तो 15th century की बात थी. 18th century में क्या हुआ इसके साथ? That in 18th century even the standard और शुद्ध स्वर, ये जो सा की बात कर रहे हैं, even this standard scale in Hindustani music becomes different. Okay, the flowing is the current one accepted from the 18th century. 18th century में ये जो standard scale बनाया गया था, इसको भी हम लोगों ने इवॉल्व कर दिया. अब ये standard scale भी खत्म हो जाएगा 18th century में आके.
और अभी जो हम करंट स्केल यूज करते हैं जो आजकल के म्यूजिशियंस वो ये सारे गमा पादानी, लेकिन ये पहले नाट्य शास्त्र में यूज नहीं होता था। नाट्य शास्त्र में यूज यूज होता है वो अलग था। ओके, दिस इज द मेला आरोह जैसे हमने पढ़ा था कि असेंडिंग ऑर्डर को आरोह बोला जाता है। दिस इज द मेला आरोह ऑफ द मॉडर्न एज बिलावल। बिसाइड्स दिस 7 शुद्धस नोट्स और स्वरस देयर आर 5 वेरिएंट्स मेकिंग नोट 12 नोट्स। हमने स्टार्टिंग में बात की थी 12 नोट्स की, तो आप लोग बोलोगे 7 ही स्वर होते हैं, 12 नोट्स कहां से आ गए? तो ये 12 नोट्स दिए गए थे। ओके, सारे गामा सा रे रे गा गा मा मा, इस तरह से 12 नोट्स हैं, आप काउंट करोगे तो। ओके, तो मॉडर्न एज में ये 12 नोट्स इस तरह से बिलावल ने जो बिलावल राग है उसमें 12 नोट्स इस तरह से यूज किए जाते हैं, ये उसका ऑर्डर है। ओके, there are of course finer variations, these are the shrutis. It is better therefore to call these 12 notal regions rather than notes. All known ragas are grouped within the 12 tone scale. अब इन जो 12 नोट्स हैं इससे हम लोग बेसिकली डिफरेंट राग बनते हैं। ओके, it was in Carnatic this musicologist, that is Venkata Mukhi of the 17th century, who gave a system of 72 melas. Okay, तो इस पर्सन ने 72 मेलास प्रोवाइड करवाए थे। These melas are the newer version of the ग्रामा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेला और थाटा एक ही वर्ड है, तो न्यूअर वर्जन ऑफ ग्रामा। ओके, पंडित भाटखंडे chose 10 out of the 72 to classify Hindustan ragas. अब इन्होंने तो 72 रागस दिए वेंकट मुखी ने, एंड पंडित भाटखंडे chose 10 out of the 72 classify Hindustan ragas. तो इनमें से जो 10 मेलास को लेकर उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक बनाया या हिंदुस्तानी रागस को डेवलप किया। किसने? पंडित भाटखंडे ने। So far have been speaking of scales, grama, मूर्छांश एंड मेला। तो 3 तरह के स्केल हमने पढ़े हैं, स्टैंडर्ड स्केल्स पढ़े हैं। वन इज ग्रामा जो स्टैंडर्ड स्केल थे, मूर्छांश सब्सिडी स्केल थे, और मेला जो बाद में डेवलप हुए हैं स्केल्स वो थे। These are obviously concepts developed after melodies were born. No folk singer thinks of a grama or mela or mela. The tribal and folk songs exist and still exist without a conscious grammar. ये तो ग्रामर है म्यूजिक की, लेकिन जो फोक सिंगिंग होती थी, जो लोकल एरियाज में लोग गाते थे अपनी शादी विवाह पे, तो वहां पर ये लोग ये सब चीजें टेक्निक को फॉलो नहीं करते थे। टेक्निकल जो टेक्निकलिटीज है म्यूजिक उसको फॉलो नहीं करते थे, वो इस ग्रामर्स को यूज नहीं करते थे। ओके, म्यूजिक तो उन लोगों ने अपने रागास डेवलप की जो लोकल लेवल पे फोक सॉन्ग जिसको हम बोलते हैं। We shall now turn our attention to the melodic structures. Again, it is to be weathered that we must turn for the first codified melody in the Natya Shastra of Bharat are found description of melodic forms called jati. Okay. So Natya Shastra में jati, which is a melodic form, description of melody, एक तरह की melodic form है jati. Natya Shastra में इसका description मिलता है. Okay. And every one of these jatis which are found in this Natya Shastra could be put in some murchana or the other. They were distinguished by characteristics like the graha, starting note, and the nyasa, note on which a phrase stops. Okay, तो जातिस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? 2 चीजों से डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज द ग्रह एंड द न्यासा। ग्रह का मतलब होता है स्टार्टिंग नोट, कि कहां से स्टार्ट होता है, कौन से नोट या कौन से स्वर से ये स्टार्ट हो रहा है म्यूजिक। एंड न्यासा मींस कौन से नोट या कौन से स्वर के ऊपर खत्म हो रही है म्यूजिक। दैट इज द jati is kind of melody. Okay, and they can be distinguished by the or differentiated by the graha or the nyasa. Many scholars are of the opinion that the concept of raga, which is a basic to music, was born and developed out of jati. तो ये बोलते हैं कि जाति जो वर्ड यूज हुआ था नाट्य शास्त्र से, और आज के मॉडर्न जमाने में जो हम लोग रागा यूज करते हैं, राग जिसको हम बोलते हैं राग, वो जाति से ही डेवलप हुआ है। ओके, द मेजर वर्क डीलिंग विद रागा इज द बृहदशी ऑफ मटंगा। बृहदशी अगेन टेक्स्ट का नाम है, बुक का नाम है, जिसको मटंगा ने लिखा था। तो उसमें रागा वर्ड भी मेंशन्ड है और उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ओके, दिस इज ए बुक बृहदशी, इसको लिखा किसने था? मटंगा ने। ये सब चीजें याद करने वाली है। द वर्क इज डेटेड अराउंड द 6th century AD। ये 6th century AD में लिखा गया था बृहदशी।
By this time, the idea of the rag as a melodic scheme has become clear and well defined. तो राग किससे रिलेटेड है? मेलोडी से रिलेटेड। और इसके बारे में किसने लिखा था? मटंगा ने, इन दी बृहदेशी। एंड मेलोडी को नाट्यशास्त्र में किस नाम से पुकारा गया था? जाति से। वहां पर मेलोडी वर्ड यूज नहीं होता, ऑब्वियसली मेलोडी इज इंग्लिश वर्ड, तो मेलोडी को उन्होंने जाति बोला था, जिसका कि न्यूअर वर्जन क्या निकल के आया? राग। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई आपको। सो आगे चलते हैं। Matanga was from the southern areas of India. To be specific, he was from Carnatic. This shows that up to this era, at least the grammar of Indian music was more or less one throughout the country. Secondly, what we deals with the Desi music, that is why he has titled the work of Brihadeshi. A characteristic contribution to India to musical rhythm is the ताल. Okay. अभी राग के अलावा एक जो म्यूजिकल रिदम यूज होता है दैट इज ताल। एंड ताल की डेफिनेशन क्या है? जैसे राग की डेफिनेशन क्या है कि राग इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मेलोडिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड ताल इज ए साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स। ओके, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। ताल इज ए साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम डिवीजन आर लघु, गुरु एंड प्लुता। और जो म्यूजिक के अंदर बेसिक यूनिट्स होती हैं टाइम की, ये 3 होती है, जिनको ध्यान में रखते हुए हम लोग ताल बनाते हैं। एंड तीनों के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लघु कंप्राइजेस 1 syllable, गुरु कंटेन्स 2 syllables एंड प्लुता कंटेन्स 3 syllables. Okay. And Natya Shastra gives details of construction of tal out of time units, how they should be played and so on. Later authors developed a scheme of 108 talas. A theka is the definition of a tala by the stroke of a tabla. तो तबला से भी कोई ताल बजाई जाती है, तबला से कोई टाइम यूनिट बजाई जाती है। ओके, तबला हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं ठेका। ओके, ठेका इज ए डेफिनेशन ऑफ ताला बाय द स्ट्रोक ऑफ तबला। यदि तबला का यूज करते हुए हम लोग ताल निकालते हैं तो उसको बोला जाता है ठेका। ये ठीक है। ओके, right from the ancient times, musical forms can be divided into 2 broad categories, अनिबद्ध एंड द निबद्ध संगीत। तो संगीत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था एंशिएंट टाइम से, अनिबद्ध एंड निबद्ध। इजी है इसको समझना। अनिबद्ध का मतलब क्या होता है? अनिबद्ध इज वन विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय मीनिंगफुल वर्ड्स एंड ताल। तो अनिबद्ध मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, उस तरह के संगीत को बोलते हैं अनिबद्ध। उसमें मीनिंगफुल वर्ड्स बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, आप सही से ताल यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इट डजंट मैटर। ओके, एंड एक फ्री इम्प्रोवाइजेशन होता है। ओके, एंड इसका एक एग्जांपल क्या है? अलाप। तो इसको नोट भी कर सकते हो आप लोग, दैट अलाप इज ए अनिबद्ध संगीत। दैट कोई भी पर्सन अलाप लगाता है, सुबह उठ के मान लो कोई सिंगर्स जो अलाप लगाते हैं, उसमें वो लोग कुछ भी वर्ड या ताल का यूज नहीं करते हैं, जस्ट it is an unrestricted kind of संगीत और म्यूजिक। लेकिन जो निबद्ध होता है, जो निबद्ध म्यूजिक होता है, दैट इज ए रिस्ट्रिक्टेड वन। उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि आप लोग सही से ग्रामर का यूज करोगे और मीनिंगफुल वर्ड्स बोलोगे। The earliest about which some knowledge is available is the Prabandh Giti. Okay, and what is Prabandh? Prabandh is often used as a generic term to indicate any nibbadh song or musical composition. So Prabandh basically a generic term है which indicates the nibbadh song. Of all known prabandhs, those of Jayadeva are best known. So prabandhs क्या हैं? Prabandhs are basically nothing but the nibbadh संगीत। निबद्ध संगीत को प्रबंध भी बोला जाता है। जैसे कि अनिबद्ध संगीत का एग्जांपल हमने लिया अलाप, उसी तरह से प्रबंध का बेस्ट एग्जांपल क्या है? अष्टपाडीस। और अष्टपाडीस क्या है? ये 8 कपलेट का एक सॉन्ग है, सॉरी ये 8 सॉन्ग्स है ऑफ ईच ऑफ 8 कपलेट्स। अष्टपाडीस मींस नथिंग बट 8 सॉन्ग्स एंड ईच सॉन्ग हैज 8 कपलेट्स। दोहे हैं, हर एक सॉन्ग में 8 दोहे हैं। ओके, जो किसने लिखे थे? जयदेव ने लिखे थे इन इट्स गीता गोविंदा। एंड अष्टपाडीस आर द एग्जांपल ऑफ निबद्ध संगीत और प्रबंध which are restricted one.
The popularity of Jayadev Gita Govinda is due to many reasons. The first, naturally, is the intrinsic poetry beauty of the work, almost unequaled. It also lent itself to dance and any conceivable style of music. Again, it was in Sanskrit, thus transcending many linguistic barriers. Besides all this, the greatest significant force sustaining is its bhakti. Bhakti or adoration is as old as man. It really is a state of mind beseeching the Lord. Okay. So गीता गोविंदा बेसिकली ऐसे जयदेव जो थे भक्ति सेंट थे, उन्होंने गीता गोविंदा बुक लिखी, उसमें लिखी अष्टपाड़ी. अष्टपाड़ी इज काइंड ऑफ द निबद्ध संगीत और द प्रबंध. ओके, और ये जो बुक लिखी थी संस्कृत में लिखी गई थी. दिस इज द डिटेल ऑफ द गीता गोविंदा. तो उसके अलावा जो भी चीजें इसमें लिखी हुई है कि ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हुए जैसे कि चैतन्य, जयदेवा एटसेट्रा, जिन लोगों ने सिंगिंग का यूज किया. ओके, द भक्ति मूवमेंट ने इनफैक्ट और पॉपुलर किया जो सिंगिंग थी, क्लासिकल सिंगिंग थी. भक्ति मूवमेंट्स ने अपने गा के इसको और पॉपुलर किया सिंगिंग को. और बहुत तरह के अलग अलग डिवोशनल फॉर्म्स भी दी. ओके, जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. कीर्तन्स, आज भी कीर्तन्स होते हैं, भजन्स, बोल सॉन्ग्स, अभंगास. The next great aspect in निबद्ध संगीत is met within the ध्रुपद. तो एक तुमने निबद्ध का एग्जांपल क्या पढ़ा या पंचम का एग्जांपल क्या पढ़ा हम लोगों ने, अष्टपाड़ीस. उसके अलावा क्या डेवलप हुआ है, जैसे कि अनिबद्ध का जो एग्जांपल हमने पढ़ा था अलाप. तो जो ध्रुपद काइंड ऑफ संगीत है, जो ध्रुपद एक फॉर्म ऑफ संगीत है, ये भी निबद्ध कैटेगरी का है. दैट मींस इट्स ए रिस्ट्रिक्टेड वन. तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. ये 6 में एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग संगीत या विच ऑफ द फ्लोइंग दिस म्यूजिक इज नॉट द पार्ट ऑफ द निबद्ध संगीत, या क्रॉस मैचिंग के लिए आ सकता है. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि आलाप क्या है, वो अनिबद्ध है. दैट मींस इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, एंड ध्रुपद इज ए रिस्ट्रिक्टेड म्यूजिक, दैट इट इज ए पार्ट ऑफ द निबद्ध संगीत. ओके, एंड ध्रुपद को किसने पॉपुलर किया था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में. इनफैक्ट ये बीसीएस वगैरह एग्जाम से भी आ जाता है. खासकर जो आप आरएस एग्जाम दोगे तो उसमें तो डेफिनेटली इस तरह के एग्जाम क्वेश्चन आ जाते हैं. ध्रुपद किसने पॉपुलर किया था, मानसिंह तोमर, द महाराजा ऑफ ग्वालियर. ओके, it was he who was mainly responsible for the enormous work of the ध्रुपद. तो ध्रुपद को पॉपुलर करने वाला जो पर्सन था, दैट वाज मानसिंह तोमर ऑफ महाराज, दैट वाज महाराजा ऑफ ग्वालियर. They were Baiju, Bakshu and others. स्वामी हरिदास, a hermit of वृंदावन. ये स्वामी हरिदास थे जो कि एक साधु थे वृंदावन में, वो भी ध्रुपद गाते थे. Was not only a Drupadiya but one of the most central figure in the bhakti cult in the northern areas. वो जो साधु साधु भक्ति सेंट थे, वो जो हरिदास थे, नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, हरिदास. तो साथ ही साथ वो ध्रुपद भी गाते थे. ध्रुपद को पॉपुलर किया था. और जो हरिदास का जो शिष्य था, हरिदास का जो बेसिकली पीपल था, दैट वाज ए तानसेन. तानसेन के गुरु का नाम है हरिदास. और ऑब्वियसली बिकॉज ये तानसेन हरिदास का शिष्य था, तो ये भी ध्रुपद गाते थे. He also, this Tansen also sung the Drupad, and he was one of the 9 jewel of the Emperor Akbar's court. आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक मटेरियल भी दिया था जिसमें हम लोगों ने नवरत्न या 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर्स कोर्ट की बात की थी. और हर इस पे क्वेश्चन आए हुए प्रीलिम में. इनफैक्ट यस, आया हुआ क्वेश्चन, मे बी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था. और तानसेन पे आया था और ध्रुपद का भी पूछा हुआ था बीच में. राइट, वन स्टेटमेंट वाज रिलेटेड. राइट, वन स्टेटमेंट रिलेटेड. इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं. और इनफैक्ट मैं आप लोगों को मटेरियल भी दे चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें हमने 9 ज्वेल्स के ऊपर, जैसे हमने बहुत सारे उसमें 9 ज्वेल्स पढ़े थे, सबका डिस्क्रिप्शन भी दिया था. जैसे कि रेवेन्यू जो मिनिस्टर थे, ओके, एंड वो सब जो हर किसी जो नवरत्न थे उनका स्पेसिफिकली उन्होंने क्या क्या किया था. जुडिशियल के लिए फेमस था, ओके, जस्टिस देने के लिए. जिस तरह से कुछ नाम अब हम लोगों ने शेयर किए उस टाइम. ओके, एंड अभी आगे चलते हैं हम लोग. इन स्ट्रक्चर ध्रुपद हैज 2 पार्ट्स. ध्रुपद में 2 पार्ट होते हैं, द अनिबद्ध सेक्शन एंड द संचारित ध्रुपद प्रॉपर.
ओके, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ध्रुपद। अनिबद्ध सेक्शन, एक सेक्शन ऐसा भी है जिसमें बेसिकली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड द सेकंड इज द निबद्ध पार्ट व्हिच इज ए संचारी ध्रुपद प्रॉपर। द फर्स्ट इज अ फ्री आलाप, जिसमें मतलब कि जो आलाप होता है वो अनिबद्ध आता है। तो स्टार्टिंग में एक अनिबद्ध सेक्शन आता है छोटा सा, उसके बाद ये सारा का सारा जो संगीत है वो निबद्ध होता है, इसमें ग्रामर फॉलो होती है। ओके, एंड दैट सेकंड पार्ट, सेकंड सेक्शन ऑफ द ध्रुपद इज कॉल्ड द संचारी ध्रुपद। द ध्रुपद, इसको ध्रुपद प्रॉपर भी बोलते हैं, ध्रुपद प्रॉपर, संचारी ध्रुपद प्रॉपर। तो ध्रुपद प्रॉपर इज अ सॉन्ग इन 4 पार्ट्स, उसमें 4 पार्ट में गाना गाया जाता है, बिकॉज ये मेन संगीत यही है। ये जो अनिबद्ध है वो स्टार्टिंग में जो आलाप लगाते हैं वो होता है, इसमें कोई मतलब नहीं करके भी आलाप लगाया जा सकता है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी, जैसे कि आप लोग जैसे कि कुछ भी सॉन्ग सुनते थे पहले, बॉलीवुड सॉन्ग सुने होंगे आप लोगों ने, स्टार्टिंग में जो ला 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 करके या करके कुछ ऐसे बोला है, तो वो एक तरह का आलाप होता है, उसको मतलब नहीं होता। तो वो जो ये जो स्टार्टिंग में जो आलाप लगाते हैं दैट इज ए अनिबद्ध सेक्शन, एंड उसके बाद जो मेन म्यूजिक स्टार्ट होता है वही वही मेन म्यूजिक होता है, दैट इज ए निबद्ध। एंड इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग ध्रुपद में। वन इज द अस्थाई, सेकंड इज द अंतरा, एंड देन संचारी, एंड लास्ट वन इज द अभोग। ये 4 पार्ट में हम लोग ध्रुपद प्रॉपर को डिवाइड कर सकते हैं। देयर वर 4 स्कूल्स ऑफ वाणीज ऑफ सिंगिंग द ध्रुपद। द गुहार वाणी, तो ये 4 स्कूल है ध्रुपद को, जैसे हम घराना बोलते हैं, ऐसे 4 स्कूल्स और वाणीज ध्रुपद की हैं। ओके, जो अलग अलग स्टाइल है ध्रुपद गाने का, इसको 4 स्कूल्स भी बोला जाता है, या हिंदी में बोले तो वाणीज, इसको वाणीज बोला जाता है। सो वन इज द गुहार वाणी, डेवलप्ड द राग और unadorned melodic figures. The Dagar Vani emphasized melodic curves and graces. The this Khandar Vani specialized in quick ornamentation of the notes, and Nuhar Vani was known for its broad musical leaps and jumps. These Vanis are now indistinguishable. इसका मतलब अभी ये जो मिक्स हो गया सब, पहले 4 वानीज डेवलप हुई थी, 4 स्कूल्स डेवलप हुए थे ध्रुपद गाने के लिए, अभी थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया बिकॉज मिक्स हो गया इससे। तो ये चारों वानीज की क्या स्पेसिफिक स्पेशलिटीज थी ये भी याद करना आप लोगों को। गुहार वानी फॉर अनएडॉर्न्ड मेलोडिक फिगर्स, डगर वानी एम्फसाइज मेलोडिक कर्व्स एंड ग्रेसेस, इस तरह से। सो आगे चलते हैं। द ध्रुपद इज इवन नाउ हाईली रिस्पेक्टेड एंड कैन बी हर्ड ऑन द कंसर्ट प्लेटफॉर्म, बट मोर ऑफन इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। The Drupad has somewhat receded to the background and is not popular with the masses. Masses के अंदर popular नहीं है ये, कुछ temples में इसका use होता है। And the bean and the pakwaj, which were closely associated with the Drupad, also do not find much patronage these days. तो जो musical instruments हैं, जैसे कि bean पहले Drupad में use होती थी। pakwaj is kind of a you can say kind of tabla था ये pakwaj, drummer है basically. So the bean and pakwaj, which were closely associated with the Drupad, also do not find much patronage these days. तो वो भी आजकल यूज नहीं होते हैं, bean and pakwaj जो पहले यूज होते थे Drupad में। Okay. So today the pride of place in classical Hindustani music is occupied by the ख्याल। अब ये different kind of music है, okay? Drupad के बाद ख्याल म्यूजिक डेवलप हुआ, उसकी बात कर रहे हैं लोग। ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में आता है, ध्रुपद हुआ, ख्याल हुआ, आलाप, ऑल दिस पार्ट ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्योंकि ये जब नाट्य शास्त्र से हम बाहर आ चुके हैं हम लोग, बिकॉज नाट्य शास्त्र वाज ए कॉम्प्लिकेटेड वन, और उसके बाद जो नया म्यूजिक डेवलप हुआ दैट वाज नॉट लाइक नाट्य शास्त्र म्यूजिक। ओके, जो उसमें जो स्टैंडर्ड स्केल्स है उसको यूज नहीं करते हैं यहाँ पर हम लोग। ओके, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल डेवलप हुए, जिसके आलाप हुआ, ध्रुपद हुआ, ख्याल हुआ। ओके, सो अभी ख्याल के बारे में देखते हैं। टुडे द प्राइड ऑफ द प्लेस इन क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक इज ऑक्युपाइड बाय द ख्याल। We are really not sure about the beginning of the ख्याल. The word is alien and means imagination. जैसे ख्याल का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है? इमेजिनेशन। कि हमें ख्याल आया, इसका मतलब हमने इमेजिनेशन की है, उसका ये लिटरल मीनिंग है। एंड जो ख्याल है ये ज्यादा लिरिकल है ध्रुपद से। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकती है दैट जो ख्याल है वो ज्यादा लिरिकल का मतलब इसमें लिरिक्स का ज्यादा यूज होता है ख्याल में। ध्रुपद में म्यूजिक का नाम ज्यादा यूज होता हो, बट ख्याल में लिरिक्स ज्यादा यूज होते हैं। ओके,
सम स्कॉलर्स आर ऑफ, लेकिन अब ये पता नहीं है कि ये फॉरेन म्यूजिक है या ख्याल या इंडिजिनस है. वी कैनॉट मेक श्योरली से दैट वेदर इट इज ए हिंदुस्तानी डेवलप्ड within India or it came from outside. तो एग्जाम में स्टेटमेंट आती है तो आप कभी कोई ऐसे स्टेटमेंट आती है तो उसको आप देखना कि यदि ऐसा था कि it originated from the it came in India from the foreign land, that statement will be wrong because we do not know whether it is a Hindustani indigenous music or it's a foreign, came from foreign. So some scholars are of the opinion that in fact it has its roots in the ancient Indian रूपका अलाप्स. लेकिन कुछ स्कॉलर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि जो ख्याल है ये रूपका अलाप्स नाम की एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है, वहां से ये डेवलप हुआ. It is also said that Amir Khusrau of the 13th century gave its name impetus. तो अमीर खुसराव ने, जैसे कि हमने बात किया, तानसेन ने यूज किया ध्रुपद को, इसी तरह से अमीर खुसराव ने किसका यूज किया? ख्याल. तो यूज ख्याल इन इट्स सिंगिंग. अमीर खुसराव किसकी रेन में था? अमीर खुसराव कौन सा उस टाइम किंग था? किसकी रियासत थी? एनी आइडिया? खिलजी डायनेस्टी. Yeah, अलाउद्दीन खिलजी में. right. I think you're right. अमीर खुसराव, I think कुछ दो डायनेस्टी को उन्होंने कवर किया था मे बी. तो खिलजी डायनेस्टी को डेफिनेटली, आई थिंक तुगलक डायनेस्टी आल्सो कवर. तो इसको थोड़ा देख लेना आपको. ओके, सो अमीर खुसराव दो डायनेस्टी आई थिंक कवर की थी. सो अमीर खुसराव ऑफ द 13th century gave it an impetus. सुल्तान मोहम्मद शारखी of the 15th century is credited with encouraging this form. ओके, तो ये जो सुल्तान थे मोहम्मद शारखी of the 15th century is credited with encouraging this form. उन्होंने encourage किया ख्याल. However, it attained its maturity at the hands of the Niyamat Khan, Sadrang and Adharang of the 18th century. उन्होंने और पॉपुलर किया इसको ख्याल. As sung today, the ख्याल has two varieties. ख्याल में दो varieties मिलती हैं देखने को. जैसे हमने ध्रुपद की 4 वानीस पढ़ी थी, वैसे ख्याल की दो varieties मिलती हैं. एक तो विलंबित है. विलंबित मतलब लेट करना, स्लो गाना, धीरे धीरे गाना उस गाने. That is the vilambit. And second is the drut. Drut means fast, जल्दी से गा देना. तो ये दो varieties मिलती हैं ख्याल की. In form, both are similar. They have two sections, the asthai and the antra. इसको हम हिंदी सॉन्ग में बोलते हैं मुखड़ा एंड अंतरा. इस तरह से इसमें भी दो सेक्शन होते हैं ख्याल में, एक गाने में. वन इज अस्थाई एंड अदर इज द अंतरा. लेकिन वहां पर हमने इनफैक्ट ध्रुपद हमने पहले दो पार्ट में डिवाइड किया. ओके, अनिबद्ध पार्ट एंड दी संचारी प्रॉपर. तो जो ध्रुपद प्रॉपर था, जो संचारी ध्रुपद प्रॉपर था, उसको हमने फिर फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया. लेकिन यहाँ पर जो ये ख्याल है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज द अस्थाई एंड अदर इज द अंतरा. द विलंबित इज संग इन स्लो टेम्पो एंड ध्रुत एट ए फास्टर स्पीड. इन टेक्निक द एक्सपोजिशन इज लेस ग्रेव देन द ध्रुपद. There are more delicate gamakas and ornamentation. Gamakas मतलब ornamentation, song को अच्छे से ornament करते हैं. Okay. Both types of ख्याल have two sections, the अस्थाई and अंतरा. ये दोनों स्टाइल के जो ख्याल है, विलंबित and ध्रुत, दोनों में अस्थाई होता है और अंतरा होता है. The अस्थाई mostly confine itself to the low and middle octaves. ये octaves मतलब pitches की बात कर रहे हैं. कितनी हाई पिच पे जाना है या लो पिच पे जाना है. मुखड़ा जब गाया जाता है, स्थाई गाया तो थोड़ा सा लो पिच पे गाया जाता है. अंतरा जनरली मूव्स इन द मिडल एंड अपर ऑक्टेव. उसके बाद इसकी पिच उठा दी जाती है गाते टाइम अंतरा में. टुगेदर अस्थाई एंड अंतरा मेक वन सॉन्ग, ए कंपोजिशन और बंदिश चीज एज इट इज कॉल्ड. तो पूरी कंपोजिशन को अस्थाई और अंतरा को जोड़ दिया जाए तो पूरी कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं बंदिश बोलते हैं या फिर चीज बोलते हैं. एज ए टोटल वर्क इट रिवील्स द एसेंस ऑफ द राग इन विच इट इज सेट. Comparable to the vanis of the drupas, we have gharanas in the khayals. जैसे कि इनफैक्ट यहाँ पर जो वानी यूज होती है द्रुपस में, यहाँ पर घरानास यूज होते हैं ख्याल के. और ख्याल घराना के हमारे पास कौन कौन से घरानास हैं वो भी देख लो आप लोग. एक तो ग्वालियर घराना है. ओके, इनको इन्होंने डेवलप किया था. जस्ट अ सेकंड.
This the father of this school was one Nathan Pir Baksh. इस पर्सन ने इसको डेवलप किया था. And he had two grandsons, Haddu Khan and Hassu Khan, who lived in the 19th century and were regarded as great masters of this style. The qualities of this gharana are an open voice, clear enunciation of words, a comprehensive attention to rag, swar, and tal. Okay. Some of the prominent musicians of the gharana are Krishna Rao Shankar Pandit, Raja Bhaiya, Poonchwale. ये कुछ इसके prominent लोग हैं जो इस घराना से belong करते हैं. Second gharana was Agra Gharana. It was founded by Khuda Baksh of Agra. He studied with the Nathan Pir Baksh of Gwalior, but developed his own style. ये कहीं ना कहीं से इसी से motivated हुआ था, इसी से influenced हुआ था, but yes, he developed his own distinct gharana, Agra Gharana. Here again, the voice is open and clear. The speciality of this gharana is its bol tan. That is a fast or medium laconic passage which uses the bols or words of this song. The song itself is rendered in a medium tempo. Of the most well-known musicians of this gharana recent times are the Vilayat Hussain Khan and the Fayaz Khan. Okay. अब ये दो घराना हो गए, ग्वालियर घराना and the Agra घराना of ख्याल. Third is the Jaipur Atroli घराना. Is said to take off directly from Drupad. It is associated with the Aladia Khan of the 19th century. The khyal is always in medium speed. The words are pronounced clearly and in open and clear voice. Its distribution characters are the passages which are primarily based on the alankars. Okay, and the prominent persons belong to this gharana are the Mallikarjun, Mansur and Kishori Amonkar. And सबसे fourth जो घराना है, सबसे last जो इस ख्याल से belong करता है, that is Rampur Sheswan घराना. Since the earlier singers came from the Rampur in Uttar Pradesh, this school has come to court. So the slow and fast khyals usually are followed by tarana. तो रामपुर घराना है जो ख्याल को उसमें last में tarana use होता है. The style is very lyrical and full of finer tonal embroidery. Nisar Hussain Khan, Rashid Khan are two prominent musicians of recent times belonging to this घराना. तो जैसे कि हम लोगों ने जो क्लासिकल डांस पढ़े थे, हमने कथक डांस पढ़ा था, उसमें हमने घरानास देखे थे. कितने घरानास थे कथक में? 3 घरानास. What are those? लखनऊ, जयपुर एंड बनारस. Right. तो इस तरह से ख्याल में 4 घरानास हैं और चारों घरानास में क्या खासियत है, क्या विशेषता है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी आपको याद रखना. ओके, ये 4 जो घराना है, these are the ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर अट्रोली घराना and the last one is the रामपुर शेसवान घराना. अभी हम लोग ने अलाप पढ़ा. अलाप वाज अनिबद्ध संगीत. फिर हमने ध्रुपद पढ़ा. ध्रुपद वाज this निबद्ध संगीत and then we read about the ख्याल. अब ख्याल के बाद कुछ और भी म्यूजिक डेवलप हुए, like Thumri and Tappa. Thumri and Tappa are popular types heard in concerts. The Thumri is very lyrical in its structure and presentation. These forms are termed as semi or light classical. मतलब काफी soft songs गाए जाते हैं. Thumri is a love song and hence the textual beauty is very important. This is closely coordinated with the musical rendition and keeping in mind its mood. A Thumri is usually set to ragas like कौन से राग यूज होते हैं ठुमरी में? That is the खामाज, कपी, भैरवी and so on. And इसमें जो म्यूजिकल ग्रामर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जाती ठुमरी में. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. इन ठुमरी जैसे जो ये जो अन्य जो निबद्ध होते हैं, जो ध्रुपद के ख्याल में इसमें स्ट्रिक्टली ग्रामर फॉलो की जाती है, बट ठुमरी में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जाती. ग्रामर की जाती है बट नॉट स्ट्रिक्टली. These are two styles of ठुमरी singings, the पूरब और बनारस. ठुमरी के 2 स्टाइल हैं, एक तो बनारस स्टाइल है या उसको पूरब स्टाइल भी बोलते हैं, which is fairly slow and straight. काफी स्लो गाया जाता है पूरब और बनारस में. And other is the पंजाब स्टाइल. दूसरा जो स्टाइल है ठुमरी का, that is a पंजाब स्टाइल, which is more mercurial. Mercurial का मतलब क्या होता है?
सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस और मूड और माइंड, जल्दी जल्दी से जो चेंजेस होते हैं उसको मर्क्यूरल बोलते हैं। रसोलम देवी, सिद्धेश्वरी देवी आर प्रोमिनेंट म्यूजिशियंस ऑफ दिस टाइप, ठुमरी। And last one is the tappa. The tappa consists of the song uttered in fast note patterns. It is a difficult composition and needs much practice. Both the thumri and tappa require special training, as do the drupad and khyan forms of singing. Ragas in which tappa compositions are set remain same as thumri style. Pandit L.K. Pandit, Malini, Rajurkar are names who specialized this form of singing, tappa. So this is it with this Hindustani music, and tomorrow there won't be any class because I will prepare for you a test, history test, okay? And then on Monday we will have class, okay? So is there anything which you want to ask, you want to share? If you have any doubt, okay. तो उसको प्लीज आप लोग रिवाइज कर लेना आज की याद जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इस आर्ट एंड कल्चर को। थोड़ा सा भी देखने में टफ लगता है कि 2-3 बार पढ़ोगे आप लोग यूज्ड टू हो जाओगे सब चीज पढ़ने के, ओके। लेकिन अब ये देखो हम लोग बेसिकली मैं सिर्फ आपको वो नहीं पढ़ा रहा जो कि पहले आ चुकी है वो चीजें, तो मैं वो भी आपको गेस करके पढ़ा रहा हूँ जो चीजें आ सकती हैं, ओके। जैसे कि म्यूजिक है, म्यूजिक पे भी क्वेश्चन कम आए, अभी थोड़ा सा आना स्टार्ट हुए, जैसे इस बार डांस में क्वेश्चन आ गए, ओके। अभी ये डेफिनेटली हिंदुस्तान म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक में आने वाला है, ये ख्याल के क्वेश्चन आने वाले हैं और ये सब ध्रुपदी क्वेश्चन गाना और व्हाटएवर ये सब क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। ग्रामास क्या होता है, श्रुतिज क्या होती है, ये सब चीजें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी प्रीलिम एग्जाम्स में। तो क्यों ना बेटर पहले से प्रिपेयर कर लें इसको, एंटिसिपेट करके कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। सो प्लीज रिवाइज इट, एंड आज और कल में आप सिर्फ हिस्ट्री का रिवाइज करना और कोशिश करना कि एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न तीनों कंप्लीट कर लो आप लोग बाय दिस संडे, ओके। नेक्स्ट संडे देन देयर विल बी ए टेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, ओके। उसको भी प्लीज आप लोग तैयार करना शुरू कर देना, ओके, संडे के बाद, ओके। सो दिस इज इट इन दिस क्लास।